आज हम बात करने वाले हैं मैला आंचल की भाषा शैली पर। ये इग्नू के MHD 3 पेपर में 2020 का जो सत्र था, सत्रांत परीक्षा थी, उसमें ये पूछा जा चुका है। तो मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ। मैला आंचल की भाषा शैली आप सभी जानते हैं। मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है। तो आगे बढ़ते हैं। आंचलिक उपन्यास के रूप में मैला आंचल की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण उसकी भाषा शैली को ही माना जाता है। रेणु ने भाषा के स्तर पर अद्भुत प्रयोगशीलता का परिचय देते हुए नई सृजनात्मक उपलब्धि की है, जिसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। मैला आंचल में सामान्यतः देशज भाषा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आंचलिक संस्कृति में देशज शब्दावली केंद्र में होती है। इसके अतिरिक्त तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग सामान्य पर्याप्त मात्रा में किया गया है। जैसे तंत्रिमा टोली में आज घमाघम पंचायत हो रही है। जो घमाघम वर्ड है ये देश शैली का है। और दूसरा, जैसे तहसीलदार साहब की बेटी जब गमकौआ साबुन से नहाने लगती है तो सारा गांव गम गम करने लगता है। तो जो ये गमकौआ साबुन है ये एक विशेष संस्कृति का ही शब्द है, और इसे आप देख सकते हैं। अंग्रेजी के बहुत से शब्दों का प्रयोग किया गया है, परंतु रेणु उन शब्दों को भी आंचलिक तेवर के साथ लाए हैं। अंग्रेजी के शब्द गांव में किस प्रकार विकृत और तद्भविकृत हो जाते हैं, ये मैलांचल की भाषा में हम लगातार देख पाते हैं। जैसे वाइस चेयरमैन वर्ड जो है उसको भैंसचरमैन बोलते हैं लोग, लाइब्रेरी को राइबरेरी बोलते हैं, प्रोग्राम को लोग पुलोग्राम बोलते हैं, ऑल राइट को ऑल रेड बोलते हैं, स्टेशन को टीशन कहते हैं, फॉर्म को फहारम कहते हैं। फार्म तो हम तब भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर फहारम कहा है इसमें। तो ये आंचलिकता का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। उपन्यास में कहीं कहीं मानक भाषा का प्रयोग हुआ है, जिसमें न सिर्फ तत्सम शब्दावली बल्कि संस्कृत की परिनिष्ठित शब्दावली भी आई है। ऐसे प्रसंग वहाँ हैं जहाँ प्रशांत जैसे कुछ व्यक्ति सोचते हैं, कहते हैं। तत्सम भाषा का एक उदाहरण इस प्रकार है: वेदांत, भौतिकवाद, सापेक्षवाद, मानववाद। हिंसा से जर्जर प्रकृति रो रही है, व्याध के तीर से जख्मी हिरण शावक सी मानवता को पनाह कहाँ मिले। रेणु ने आंचलिक शैली का निर्वाह करते हुए लोकगीत और लोक संगीत के तत्वों को उपन्यास में काफ़ी अधिक स्थान दिया है। भौजिया के गीत, विदापत के नृत्य, जाट जट्टिन के खेल जैसे प्रसंगों में बहुत से लोकगीत आए। उदाहरण के लिए, याद जो आवे है पियरिया तोहरी सुरतिया से साले करेजुआ में तीर जी, एक गाना ये है। आप इसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये जब हम लिखते हैं उसमें काफ़ी प्रभावी हो जाता है। हथवा रंगाए सैया देहरी बैठाई गई ले, फिरहू न लिह ले उदेस रे भौजिया। आंचलिक भाषा शैली की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता होती है मुहावरेदार भाषा का प्रयोग। मुहावरे और लोकोक्तियाँ चमत्कार पैदा करने के साधन हैं, जो लोक जीवन के अनुभव से ही निर्मित होते हैं। इसलिए भाषा जितनी मुहावरेदार होती है, उसमें लोक जीवन की अनुभूतियाँ उतनी ही प्रामाणिकता से अभिव्यक्त होती हैं। मैलांचल में जगह जगह ऐसी भाषा दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए, माघ का जाड़ा तो बाघ को भी ठंडा कर देता है। और यहाँ पर ठंडा कर देने का अर्थ दोनों मतलब द्विअर्थी है। शास्त्र में कहा है, जोरू जमीन जोर का नहीं तो किसी और का। तो ये दो काफ़ी बढ़िया इसमें दिए हैं स्थानीय लोकोक्ति। आंचलिक भाषा की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है शब्दों में निहित ध्वन्यात्मकता या नादात्मकता का प्रयोग। इसका अर्थ है ध्वनि का प्रयोग इस प्रकार करना कि ध्वनि मैत्री से चमत्कार उत्पन्न होने लगे। साथ ही ध्वन्यात्मकता के प्रयोग से भाषा की अर्थवत्ता भी बढ़ जाती है, क्योंकि विशेष ध्वनियाँ विशेष भाव को उत्पन्न करने में सक्षम होती हैं। उदाहरण के लिए, डिम डिमिक डिमिक, गिड़ गिड़ गिड़धा गिड़धा गिड़धा, धिन्ना धिन्ना धागिड़ धिन्ना। फिर से याद कर लें, पहली लाइन है डिम डिमिक डिमिक, दूसरी है गिड़ गिड़ गिड़धा गिड़धा गिड़धा, तीसरी है धिन्ना धिन्ना धागिड़ धिन्ना। आंचलिक भाषा शैली में एक महत्वपूर्ण गुण अंतर पाठ्यता का होता है। इसका अर्थ है लोक संस्कृति में किसी भाषा को कहने के लिए किसी प्रसिद्ध ग्रंथ या धार्मिक परंपरा में चली आ रही बातों को बार बार प्रमाण के तौर पर उद्धृत किया जाता है। मैलांचल में ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं। उदाहरण के लिए, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। बीजक से तो लक्ष्मी की देह की सुगंध ही निकलती है। इस सुगंध में भी एक नशा है। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पड़ा सो पंडित होए। कविवर हंस कुमार तिवारी की कहानी की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। दुनिया फूस बटोस चुकी है, मैं दो चिंगारी दे दूंगा।
रेणु ने प्रतीकात्मक भाषा का भी काफ़ी प्रयोग किया है। कहीं कहीं उनकी भाषा में प्रतीक और अप्रस्तुत इस प्रकार शामिल हो जाते हैं कि गद्य में पद्य की सुंदरता उत्पन्न होने लगती है। मैला आंचल का डॉक्टर प्रशांत ऐसी ही भाषा में कहता है, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे। अंजलि उपन्यासकार अपने अंचल का जीवंत चित्र पाठक की आंखों में उतार देना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए स्वाभाविक तौर पर उसे सुंदर बिंबों का निर्माण करना पड़ता है ताकि ऐन्द्रिक अनुभूति के स्तर पर अंचल को महसूस किया जा सके। रेणु ने न सिर्फ अंचल के भूगोल के सुंदर बिंब बनाए हैं बल्कि विभिन्न चरित्रों को भी बिंबों में उतार दिया है। उदाहरण के लिए गणेश की नानी बुढ़ापे में भी जिसकी सुंदरता नष्ट नहीं हुई, जिसके चेहरे की झुर्रियों ने एक नई खूबसूरती ला दी है, सिर के सफ़ेद बालों के घुंघराले लट, होठों की लाली ज्यों की त्यों है। सुंदर दंत पंक्तियाँ, जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है। देखिए कितनी बढ़िया पंक्ति इसमें डाली है, कोट करी है इन्होंने। तो ये एक बिंब निर्माण करती है उस महिला का जो गणेश की नानी पार्वती है। आंचलिक जीवन में हास्य और व्यंग की उपस्थिति क्षण क्षण महसूस की जा सकती है। आसपास का हंसी मजाक चुगल, अपने विरोधियों पर तीखे व्यंगों की बौछार करना किसी भी अंचल के जीवन का अनिवार्य अंग होता है। रेणु ने हास्य व्यंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया और भ्रष्ट महंत पर भी इस प्रकार व्यंग करते हैं। बुढ़ौती में तो आदमी की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, माया के प्रबल घात को नहीं संभाल सकती, इसलिए तो साधु ब्रह्मचारी लोग बुढ़ापे में ही माया के बस में हो जाते हैं। ये तो महंत साहब का दोख नहीं, उसका भाग ही खराब है। यदि वह नहीं होती तो महंत साहब सदगुरु के रास्ते से नहीं डिगते। यह ध्रुव सत्य है, दोस्त तो लक्ष्मी का ही है। रेणु ने भाषा शैली के स्तर पर एक विशेष प्रयोग चेतना प्रभा शैली का किया है। चेतना प्रवाह शैली अब देखिए वो मतलब बिना सोचे समझे बेक्रम से एकदम बेतरतीब भाव वाली होती है और सीधे लिखती है। जैसे, अच्छा डॉक्टर, सच सच बताना तुम क्यों मुस्कुराते हो? ये कमली अपने मन में कह रही है। तुम मुझे जलाने के लिए इस गांव में क्यों आई? नहीं नहीं, तुम नहीं आते तो पागल हो जाती। रोज सपने में कमला नदी की बाढ़ से मैं बह जाती थी, बड़े बड़े सांप, तरह तरह के सांप काटने दौड़ते थे। तुम आए, मैं डूबते डूबते बच गई। तुम डांटते हो, बड़ा अच्छा लगता है। तुम मुझे सुई से डराते हो, चिढ़ाते हो, कितना अच्छा लगता है मुझे। फिर मीठी दवा भेज दूंगा। तुम्हारी बोली क्या कम मीठी है? तो ये देखिए पूरी तन्मयता से आंचलिकता को भाषा धारण करती है। और सीमाएं क्या है? इसमें क्या है, अत्यंत सृजनात्मक प्रयोगशील तो है भाषा, लेकिन ये निरापद नहीं। देखिए क्या है, थोड़ी सी अन्य पाठकों के लिए बोधगम्यता में इसमें चुनौती आ सकती है। जो उस इलाके की बोली को नहीं जानता उसके लिए भाषा दीवार हो जाती है थोड़ी बहुत, और आस्वादन ही अर्थग्रहण भी कहीं कहीं पर असंभव हो जाता है। और जन प्रवृत्ति के अनुसार विकृत रूप आए हैं अंग्रेजी के, और कभी कभी पाठक के लिए दुरूह भी हो जाते हैं। वस्तुतः ये समस्या सिर्फ रेणु या मैला आंचल की नहीं, हर आंचलिक उपन्यास में ऐसा ही होता है कि बाहरी भाषा के लोगों को थोड़ी बहुत मुश्किल उठानी पड़ती है। और रेणु की प्रयोगशील भाषा जहाँ आंचलिक उपन्यास के तौर पर मैला आंचल को मील का पत्थर बना दिया है, तो वहीं इसकी कीमत भी उस लेखक को चुकानी पड़ती है कि बाहर के पाठकों के लिए थोड़ा ये उपन्यास जो है मुश्किल हो जाता है।